इतिहास के आईने में लोधी समाज की स्थिति और मुगल काल। हिंदी काव्यों एवं ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्णित मूल घटनाओं के अतिरिक्त मुगल कालीन दरबारी कवियों, ऐतिहासिक पुस्तकों, सरकारी अभिलेखों तथा तत्कालीन विदेशी पर्यटकों के विवरणों से भी ऐसे अनेक घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जिससे इस वीर लोधी जाति के शौर्य वैभव, उद्धादर्श और उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। मुगल काल में भारत की एक अन्य अनेक जातियों के साथ देश के इतिहास के निर्माण में इस जाति ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसकी पुष्टि हेतु यहाँ कुछ प्रकरणों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया जा रहा है। नंबर 1, सम्राट अकबर के राज्य काज में आगरा की शाही सेना में अनेक जातियों का प्रतिनिधित्व था। अकबर की यह दूरदर्शिता थी कि सेना एवं शासन के सुसंचालन हेतु उसने सभी वर्गों के सैनिकों को अपनी इस प्रमुख शाही सेना में स्थान दिया था। सरकार जिला आगरा की शाही सेना में उस समय 300 सवार लोधी राजपूत जाति के थे। अबुल फजल कृत आईने अकबरी जिल्द 2 पृष्ठ 85 में लिखा है, सरकार कोंडा पश्चिम की फौज में 200 सवार लोधी राजपूत जाति के शामिल थे। आईने अकबरी जिल्द 2 पृष्ठ 76 पर सरकार अहमदाबाद की फौज में 50 सवार लोधी राजपूत जाति के शामिल थे। आईने अकबरी जिल्द 2 पृष्ठ 120 पर लिखा है कि 5 नदियों पंजाब के पार भुर्ती वाहन की फौज में 200 सवार तथा 200 प्रियदा राजपूत लोधी थे। आईने अकबरी अंग्रेजी अनुवाद कर्नल H.S. जेरट जिल्द 2 आवर्ती 1861 कलकत्ता में इस प्रकार का उल्लेख है। श्री महेश चंद्र जैन शील अपने भारतीय इतिहास में लोधी क्षत्रियों का स्थान नामक लेखा में लिखते हैं कि जब सम्राट अकबर द्वारा स्थायी रूप से सेना रखने का कार्य किया जाने लगा तो छतरपुर के जागीरदार मेहरबान सिंह लोधी को 5000 की लोधी बाहुल्य वाली सेना को रखने का फरमान जारी किया गया। यही नहीं कि लोधी जाति के सैनिक केवल अकबर आदि मुगल बादशाहों की सेनाओं में ही सम्मिलित रहे हों, वरन इसके विपरीत अनेक लोधी राजपूत सैनिक अन्य क्षत्रिय शासकों की सेनाओं में भी भर्ती होकर विधर्मियों को हटाने और देश की स्वतंत्रता स्थिर रखने के लिए भी जी जान से जुटे हुए थे। देखिए नंबर 1, श्री वृंदावन लाल वर्मा अपने ऐतिहासिक उपन्यास महारानी दुर्गावती के पृष्ठ 201 पर लिखते हैं कि दुर्गावती के पिता चंदेल राजा कीर्ति सिंह गोंडवाना के राजगौड़ राजा दलपत शाह, जिनके साथ दुर्गावती का विवाह हुआ था, गोंडावा की सेना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजा की सेना की
परिहार, परमान और आदि बहुत से क्षत्रिय हैं, और हाँ, लोधी भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। लड़ने में ये किसी से कम नहीं होते हैं, अपने ही सेना में बहुत हैं। समय सन 1543 ईस्वी में इसी पुस्तक महारानी दुर्गावती के पृष्ठ 246 पर श्री लिखते हैं कि महारानी दुर्गावती की टून वाली टुकड़ियों की सेना के जिन लोधी वीरों ने वीरता के साथ युद्ध किया और वीरगति पाई, उनकी वीरता का स्मरण कराते हैं। महारानी दुर्गावती, यहाँ महारानी दुर्गावती का संक्षिप्त परिचय देना अप्रसंगति नहीं होगा। अतएव सुंदरी, साहसी व वीरांगना दुर्गावती कालंजर के चंदेल क्षत्रिय नरेश कीर्ति सिंह की एकमात्र पुत्री थी। कीर्ति सिंह महोबापति परमाल चंदेल की 7वीं पीढ़ी पर हुए थे। दुर्गावती का जन्म 1525 के आसपास महोबा जनपद हमीरपुर में हुआ, परंतु ये रहीं अपने पिता के साथ विख्यात दुर्ग कालंजर जनपद बांदा में। एक बार राजा कीर्ति सिंह दुर्गावती के साथ लेकर मनियागढ़ के वनों में शिकार को गए। वहाँ दुर्गावती ने एक शेर और एक शेरनी को मारा। साहस और सौंदर्य की प्रतिभा दुर्गावती का शौर्य सर्वत्र फैलने लगा। सन 1543 ईस्वी में दुर्गावती का विवाह गढ़मंडला जबलपुर के निकट के राजा गौड़ राजा दलपत के साथ संपन्न हुआ। दलपत शाह गौड़ राजपूत क्षत्रिय थे और उनका राज गोंडवाना कहलाता है, तथा सन 1545 में दुर्गावती सती नहीं हुई, वरन अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण के नाम पर राज्य कार्य करने लगी। सन 1555 और 1560 के मध्य मालवा के बाज बहादुर सुल्तान की सेना ने कई बार गढ़मंडला पर आक्रमण किया, परंतु महारानी दुर्गावती ने अपनी दूब वाली पलटन, जिसमें गौड़ और लोधी राजपूत की बहुल संख्या में थे, वे बल पर उसे हराया। इसके बाद सम्राट अकबर का गढ़मंडला पर भारी आक्रमण हुआ। महारानी ने स्वयं सेना का संचालन किया। अकबर के सेनापति आसफ खां से घमासान युद्ध हुआ। अंत में मुगली तोपखानों की मार और अपने ही राज्य के बाणी जागीरदार के देशद्रोह के कारण महारानी दुर्गावती की पराजय हुई। बचने का कोई उपाय न देख जीते जी अपने शरीर को शत्रु के हाथ न लगने देने की भावना से वीर क्षत्राणी ने अपनी कटार से अपना प्राणांत किया। महारानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई। उस समय उनकी अवस्था 42 वर्ष की थी। चौरगढ़ की रक्षार्थ मुगल सेना का सामना करते हुए उधर वीर नारायण भी वीरगति को प्राप्त हुए। महारानी दुर्गावती चंदेल क्षत्रिय वंश में जन्मी थीं। लोधियों में चंदेल भी एक फिरका है। इस फिरके के लोग बड़े गर्व के साथ महारानी दुर्गावती चंदेल के गुणगान करते हैं। कई विजातीय तथा सजातीय इतिहास लेखकों ने दुर्गावती को स्पष्ट लोधी लिखा है। मूर्धन्य उपन्यासकार श्री वृंदावनलाल वर्मा के श्री करण सिंह आर्य तेहरा अलीगढ़ के नाम प्रेषित पत्र के अनुसार महारानी दुर्गावती लोधी ही ठहरती हैं।
पत्र की सत्य प्रतिलिपि इस प्रकार है। आपका कृपा कार्ड दिनांक 2/3/64 को मिला। तदर्थ धन्यवाद। उत्तर में निवेदन है कि हमारे यहाँ से लोधी राजपूत में जिन 2 महान आत्माओं ने देश में आज़ादी के लिए अपने शरीर होम कर दिए, वे एक रामगढ़ की रानी तथा दूसरी रानी दुर्गावती ही छवि हैं। तथा नीचे भवदीय करके पत्र में लिखा था, श्री वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित रामगढ़ की रानी उपन्यासकार में लोधर छत्राणी रानी अवंतीबाई सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लड़ते समय युद्ध स्थल पर अपने अंत समय में अपने अंगरक्षक उमराव सिंह को संबोधित कर रही थीं। आगे वृंदावन लाल वर्मा लिखते हैं कि भैया उमराव सिंह अंगरक्षक को संबोधित करती हैं और कहती हैं, भैया उमराव सिंह, हमारी महारानी दुर्गावती ने जीते जी बैरी के हाथ से अपना अंग न छुए जाने का प्रण किया था, उसे ना भूलना। बढ़ो, इस कथन से भी आभास होता है कि महारानी दुर्गावती लोधी ही थी। श्री केशवदेव मिश्र द्वारा लिखित चंदेल वंश राजत्व काल नामक पुस्तक के पृष्ठ 138 का अध्ययन करने पर भी संकेत मिलते हैं कि महारानी दुर्गावती लोधी क्षत्रिय ही थीं। श्री श्रवण कुमार त्रिपाठी अपनी कृति क्रांति पथ के पृष्ठ 87 पर स्पष्ट लिखते हैं कि महोबा के राजा परमाल चंदेल और हिंडोल के राजा ईश्वरदास लोधी एक ही वंश के हैं। यह तो सर्वविदित है कि राजा परमाल चंदेल के ही कुल में आगे चलकर दुर्गावती के पिता राजा कीर्ति सिंह हुए हैं। इस कथन में पूर्ण स्पष्ट है कि महारानी दुर्गावती लोधी ही थीं। लोधी क्षत्रिय महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री डूंगर सिंह जी स्वर्ण जयंती अधिवेशन के अवसर पर पढ़े गए लिखित अध्यक्षीय भाषण का यह अंश की रानी अवंतीबाई एवं रानी दुर्गावती हमारे ही कुलों की वीरांगनाएं श्री लेखकर के मत को पुष्ट करता है, लेखककार के मत को पुष्ट करता है। अन्य राज्य चरखारी रियासत उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में चरखारी राज्य का पर्याप्त नाम रहा है। इस राज्य के संबंध में चरखारी निवासी ठाकुर दरियाव सिंह अपनी पुस्तक नीति पर नीति सार में लिखते हैं, इस राज्य के संबंध में चरखारी निवासी ठाकुर दरियाव सिंह अपनी पुस्तक में नीति सार में लिखते हैं। रियासत चरखारी पहले लोधी क्षत्रियों महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री डूंगर सिंह जी के स्वर्ण जयंती अधिवेशन के अवसर पर पढ़े गए लिखित अध्यक्षीय भाषण का यह अंश की रानी अवंतीबाई एवं रानी दुर्गावती हमारे ही कुलों की वीरांगनाएं हैं, श्री लेखक के मत को पुष्ट करता है। अन्य राज्य रियासत उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में चरखारी राज्य का पर्याप्त नाम रहा है। इस राज्य में के संबंध में चरखारी निवासी ठाकुर दरियाव सिंह अपनी पुस्तक नीति सार में लिखते हैं, रियासत चरखारी पहले लोधी, यहाँ पर मंडन सिंह लोधर का बनवाया हुआ मंडन ताल और किले की दीवारें अब भी लोधी क्षत्रियों के राज्यकाल का स्मरण दिखाती हैं। राजा मंडन सिंह की 7वीं पीढ़ी पर विकट राय जी हुए और चरखारी राज्य के विषय में एक और ऐतिहासिक तथ्य उजागर हुआ है कि बुंदेलखंड के श्री राजा छत्रसाल ने सन 1710 में लोहागढ़ के किले को विजय किया, जिसका श्रेय छत्रसाल के सेनापति राजा मंडन राय लोधी को जाता है। इस जीत की खुशी में राजा मंडन राय को मांडोपुरी की जागीर मिली थी
मांडोपुरी को ही मंडन राय से अपनी राजधानी बनाया। राजा ने मांडव ऋषि की तपोस्थली पर एक पहाड़ी पर मंडन नामक तालाब खुदवाया। मंडन राय के छोटे भाई 7 और तालाब खुदवाए। छोटे भाई ने 7 तालाब और खुदवाए। वर्तमान में बंसियों तालाब प्रमुख था। अभी वहाँ पर वर्तमान में बंसियों तालाब प्रमुख है। कालांतर में बुंदेली राजा जगत राय के पुत्र खुमान सिंह ने आक्रमण कर कालांतर में बुंदेली राजा जगत राय के पुत्र खुमान सिंह ने आक्रमण कर मंडो नगरी को अपने अधिकार में ले लिया और उसका नाम बदलकर चरखारी कर दिया, क्योंकि उधर खरखरा खरगोश बहुत मिलते हैं। एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब ने स्वाभिमानी स्वतंत्र ओरछा नरेश छत्रसाल बुंदेला को पराजित करने के लिए अपने निरंकुश सूबेदार दलील खां को भेजा। तब दलील खां धर्मांतरित मुसलमान था। छत्रसाल ने इस संकट की घड़ी में विकट राय लोधी को सहायता के लिए याचना की। चरखारी नरेश विकट राय लोधी अपनी सेना लेकर ओरछापति की सहायता करने के लिए मोहदा के मैदान में आ डटे और घमासान युद्ध हुआ। विकट राय के हाथों दलील खां मारा गया। इस पराजय के पश्चात औरंगजेब ने फिर सूबेदार बंगसे को छत्रसाल और विकट राय लोधी पर आक्रमण करने को भेजा। इस बार विकट राय लोधी ने सूबेदार बंगस को बंदी बना लिया। इस वजह से चरखारी नरेश विकट राय लोधी का सर्वत्र स्वागत और सम्मान हुआ। देखिए पंडित मथुरा प्रसाद रीवा द्वारा लिखित अन्वेषण पुस्तक के लोधी विवेचना प्रकरण का पृष्ठ 7। चरखारी और उसके आसपास अब तक लोधी क्षत्रियों की जमींदारियां रही हैं। स्वतंत्र भारत में भी चरखारी के निवासी ठाकुर चंद्र नारायण सिंह लोधी सन 1974 से जून 1977 तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महोबा क्षेत्र के विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उधर हीरागढ़ राज्य मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जनपद में हीरापुर का प्राचीन राजघराना है। इसको पहले हीरागढ़ के नाम से ही जाना जाता था। इस वंश के पूर्वज राजा जगन्नाथ सिंह मेहंदी माता के उपासक थे, इसलिए ये मेहंदेले लोधी कहलाए। इनकी 20वीं पीढ़ी पर राजा तेज सिंह हुए, जिन्होंने अपनी वीर प्रसविनी माता के साथ मुगल शहंशाह जागीर से मुकाबला किया। प्रसविनी माता के साथ मुगल शहंशाह जहांगीर से मुकाबला किया। तेज सिंह की अद्भुत वीरता देखकर जहांगीर प्रभावित हुआ। उसने तेंदुर खेड़ा के निकट उसे कुछ जागीर दे दी। तेज सिंह ने वहीं पर एक नया नगर तेजगढ़ बसाया और शासन करने लगा। राजा तेज सिंह ने नागपुर बसाया और शासन करने लगा। राजा तेज सिंह ने नागपुर के मराठा राजा से भी संधि करने नर्मदा नदी के उत्तर दक्षिण में कई गांव प्राप्त किए, जो सांकल घाट के आसपास थे। उधर हटरी राज, यह पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि मध्य प्रदेश के दमोह जनपद में हटरी राज्य की स्थापना सन 1494 से पहले हो चुकी थी। यहाँ के राजा मेहंदेले लोधी क्षत्रिय थे। यह एक विस्तृत राजा था। सम्राट औरंगजेब के समय यहाँ चिंतामन सूर शासन करते थे। इस राज्य और चिंतामन सूर के विषय में अनेक पुस्तकों में उल्लेख मिलता है कि शक्तिपुत्र छत्रसाल नामक पुस्तक के पृष्ठ 155-156 पर सोमदत्त त्रिपाठी पथिक लिखते हैं।
मुगल सेना के युद्ध करते समय छत्रसाल धौरी घामोनी आदि प्रसिद्ध ग्रामों को अपने अधीन करते हुए विंध्याचल की घाटियों पर आ गए। विंध्यादि की घाटियों में निवास करने वाली जातियों छत्रसाल के आगमन से बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने उनका स्वागत किया। लोधियों के आगमन की सूचना मिली, वह स्वयं उनके पास आया और उनका हार्दिक सत्कार करने अपने महल में चलने और अतिथि बनने की प्रार्थना की। लोधीराज उस समय सागर कटनी जबलपुर के कुछ हिस्सों तक विस्तृत था। छत्रसाल ने लोधियों को अभयदान दिया और मुगलों के गढ़ कालंजर की ओर बढ़े। इस घटना का उल्लेख रमाकांत गोखले द्वारा लिखित बुंदेलखंड केसरी और छत्रसाल नामक पुस्तक के पृष्ठ 116 पर भी मिलता है। लिखा है, औरंगजेब की सेना से लोहा लेते समय छत्रसाल जी धौरी धामोनी आदि प्रसिद्ध गांव को लूटते हुए विंध्याबल की मध्य घाटी में धंस पड़े। वहां लोधी क्षत्रियों के प्रधान नेता चिंतामण सुर ने अपने राज्य में राजा छत्रसाल का स्वागत किया। इस विवरण से प्रतीत होता है कि इन पुस्तकों के लेखकों को जानकारी का स्रोत एक ही है, परंतु इससे यह बात स्पष्ट है कि उन दिनों भी हटरी राज एक विस्तृत भूखंड पर फैला हुआ था। यह राज्य अंग्रेजों शासनकाल तक था। हुसैनगढ़ उधर हुसैनगढ़ राज्य उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में हुसैनगढ़ एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान था। आजकल यह नगर फतेहगढ़ के नाम से विख्यात है। ऐतिहासिक घटना सन 1719 की है। इस समय हुसैनगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों का शासन प्रबंध करने के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब के प्रपौत्र बादशाह मोहम्मद शाह ने सैयद भाई हुसैन अली नामक सूबेदार की नियुक्ति की। हुसैनगढ़ की स्थापना अथवा नामकरण संभवतः उसी के नाम पर हुआ था। देश में अनेक स्थानों पर मराठों और राजपूतों और सिखों के विद्रोह तथा दिल्ली के शहजादों में आपसी संघर्ष और कत्लों के कारण मुगल शासन दुर्बल पड़ गया था। स्थिति का लाभ उठाकर हुसैन अली ने हुसैनगढ़ से एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और एक क्रूर अत्याचारी शासक बन बैठा। पीड़ित हिंदू जाति की ओर भी कभी यातनाएं सहन करनी पड़ी थीं। इन अत्याचारों से तंग आकर हुसैनगढ़ के ही निवासी वीर छबीला राय लोधी और उनके पुत्र गिरधर बहादुर का रक्त खौल उठा। उन्होंने हिंदू जनता को संगठित किया और वीर छबीला राय के नेतृत्व में एक निश्चित दिन समस्त स्वतंत्रता के दीवाने अत्याचारी हुसैन अली की सेना पर टूट पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। 3 दिन के घमासान संघर्ष के बाद विजय श्री वीर छबीला राय लोधी को ही मिली। हुसैन अली मारा गया। समस्त प्रदेश में हर्ष ध्वनि गूंज उठी। समस्त जनता ने एक मत से हुसैनगढ़ का राज्यभार वीर छबीला राय लोधी के कंधों पर डाल दिया। उस वीर ने रण कौशल तो दिखाया ही था, उस क्षेत्र का शासन भी बड़ी कुशलता पूर्वक किया। हुसैनगढ़ के युद्ध के दौरान से हुसैन अली का भाई जुल्फ़िकार अली जिसे अब्दुल्ला की उपाधि मिली थी, किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भाग गया था। उसने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए विशाल सेना लेकर हुसैनगढ़ पर घेराव डाला। चिंतित छबीला राय ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। कूटनीतिज्ञ अंग्रेजों ने अवसर का लाभ उठाकर छबीला राय को
इस शर्त पर सहायता देना स्वीकार किया कि जीतने पर हुसैनगढ़ राज्य का एक निश्चित भूभाग उन्हें देना पड़ेगा। संकट की घड़ी में छबीला राय को यह कड़वा घूंट पीना पड़ा और अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत शर्तनामे पर बाध्य होकर हस्ताक्षर करने पड़े। ऐसा न करने पर संभव था कि चालन अंग्रेज जुल्फकार अली का पक्ष लेकर शासन का ही अंत कराने में सफल हो जाते। छबीला राय की सेना और अंग्रेजों ने मिलकर जुल्फकार अली को सेना से भीषण युद्ध किया। अली की सेना से भीषण युद्ध किया। यह संग्राम 1722 में हुआ। सौभाग्य की बात थी कि विजयश्री इस युद्ध में भी वीर छबीला राय लोधी को ही मिली, परंतु संधि शर्तों के अनुसार अंग्रेजों को हुसैनगढ़ राज्य का एक बड़ा भूभाग देना पड़ा। अंग्रेजों ने युद्ध की विजय फतेह की और प्रसन्नता में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। उस स्थान का सार्थक नाम फतेहगढ़ रखा गया। तभी से उनके अंग्रेज वहाँ रहने लगे। इस स्थान को सैनिक केंद्र भी बना दिया गया। आजकल भी फतेहगढ़ एक प्रधान सैनिक केंद्र है। यहाँ सैनिक अस्पताल, न्यायालय आदि जनपद के सारे कार्यालय स्थापित हैं। उस क्षेत्र के अंग्रेजों और छबीला राय लोधी, राजा छबीला राय लोधी के मध्य आजीवन मित्रता बनी रही। छबीला राय लोधी द्वारा बनवाया हुआ किला अब अस्पताल के रूप में परिणत कर लिया गया है। उनकी रानी का बनवाया हुआ पावन भागीरथी के तट पर रानी घाट और मंदिर अब भी वहाँ शोभा पा रहे हैं। इस क्षेत्र में लोधी बहुत हैं। आगे ग्वारी वंश इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में अछलदा रेलवे स्टेशन से 3 पश्चिमोत्तर में ग्वारी नामक स्थान है। 18वीं शताब्दी में यहाँ एक लोधी क्षत्रिय राजघराना राज करता था। इस स्थान पर नौगुर्ज की एक वीरान गढ़ी अब भी देखी जा सकती है। जनश्रुति एवं राजपुरोहित के कथानुसार एक बार इस स्थान से होकर राजा छत्रसाल बुंदेला ग्वारी नामक नगरी के वैभवपूर्ण ठाट बाट को देखकर चकित रह गए। उस समय वहाँ राजा रतन सिंह लोधी राज करते थे। उनकी यश गाथा को सुनकर छत्रसाल मन ही मन जलने लगा और उसने कन्नौज से लौटकर इस वैभवपूर्ण नगरी को तहस नहस कर राजा को परास्त करने का बीड़ा उठाया। कन्नौज से लौटकर राजा छत्रसाल ने ग्वारी के निकट अपना डेरा जमाया और मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए ग्वारी नरेश रतन सिंह को डेरे में आमंत्रित किया। राजा रतन सिंह अपने सरदारों सहित छत्रसाल बुंदेला का आतिथ्य सत्कार करने के लिए प्रस्तुत हुए। रात्रि भोज का आयोजन राजा छत्रसाल ने किया। भोज में परोसे हुए विषैले पेय पदार्थों के कारण राजा रतन सिंह के अनेक सरदार अचेत हो गए। इस पर मामला बढ़ गया, युद्ध हुआ और सैन्यविहीन राजा रतन सिंह को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। छली छत्रसाल के सैनिक गढ़ी पर चढ़ गए, खजाने को लूटा और समस्त लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि मात्र एक महिला बची जो देवयोग से अपने मायके चांवरपुर थी। उस समय वह गर्भावस्था में थी। दुर्ग ध्वस्त हो चुका था, खजाना लुट चुका था, नगर वीरान था। दबाव के कारण सेना का पुनर्गठन और राज्य संचालन कठिन था। उस समय आने पर उस राजा महिला ने एक शिशु को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया कुरुरोम। वयस्क होने पर कुरुरोम का विवाह हुआ और उसके 4 पुत्र हुए जिनके नाम थे जय सिंह, आशा सिंह, हंसा सिंह और लखर सिंह। आगे चलकर उन चारों भाइयों ने रोड पर क्रमशः नगला जय सिंह, आशा का पुरवा, हंसे का पुरवा, लखरपुरा नाम 4 गांवों को बसाया
उनकी संतति अब तक उन गांवों में उनकी संतानें अब तक उन गांवों में निवास करती हैं। इधर वीर रखौला लोधी जो राजा महीपत शाह सन 1629 से 1648 तक उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र पर शासन करता था, वीर रखौला लोधी इसी राजा का चतुर सेना नायक था। उसने कई बार राजा को गहरे संकट से बचाया। एक बार तिब्बत के ढापा घाट के सरदान ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया। राजा की आज्ञा से सेनापति रखौला लोधी ने युद्ध में ढापा घाट के सरदार को हराकर तिब्बत की ओर खदेड़ दिया। यही नहीं, उसने ढापा घाट के दुर्ग और मंदिर पर भी अधिकार कर लिया। सरदार को घमासान युद्ध में मार गिराया। राजा आज्ञा से सेनापति रखौला लोधी विजित क्षेत्रों को अपने 2 राजपूत सरदारों को सौंपकर गढ़वाल राज्य की राजधानी श्रीनगर लौट आया। एक और दूसरी घटना यह है, एक बार युद्ध में गढ़वाल नरेश की सेना से सिरमौर के राजा ने केला पीर का नगाड़ा और बद्रीनाथ का झंडा निशान छीन लिया था। बात रखौला से बहुत पहले समय की थी। अब सेनापति रखौला लोधी को आदेश हुआ कि उसे सिरमौर नरेश के यहाँ से केनला पीर का नगाड़ा, बद्रीनाथ का निशान, झंडा और दिल्ली दुर्ग का फाटक लाना है। तब वीर रखौला ने कमर कसी। सिरमौर में भयंकर युद्ध हुआ, परंतु सफलता रखौला को ही मिली। बद्रीनाथ का निषाद तो सिरमौर के राज्य में गाड़ दिया और अन्य दोनों वस्तुएं श्रीनगर पहुंचाई। मार्ग में रखौला बैराटगढ़ी होकर लौट रहा था। बैराट के राजा ने उसका स्वागत किया। बैराट की राजकुमारी मंगला ज्योति ने उसका स्वागत किया। बैराट की राजकुमारी मंगला ज्योति का प्रण था कि वह सिरमौर जीतने वाले योद्धा से ही विवाह करेगी। राजा ने विवाह का प्रस्ताव किया। हर्षपूर्वक बैराटगढ़ी में ही मंगला ज्योति का विजयी वीर रखौला लोधी के साथ विवाह हुआ। रखौला लोधी से संबंधित और भी कई घटनाएं हैं। पाठक ध्यान रखें कि रखौला लोधी के पिता भौं सिंह लोधी और पुत्र मोती तथा भानु भी बड़े वीर और साहसी योद्धा थे। स्थानाभाव से सबका वर्णन करना असंभव है। भौं सिंह लोधी का परिवार गढ़वाल राज्य के ग्राम जवाड़ी का रहने वाला था, जिसे राजा की ओर से माली और जवाड़ी की जागीर मिली हुई थी। उधर कान्हान पिपरी नागपुर की ऐतिहासिक घटना। वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जनपद में कान्हान पिपरी एक छोटा सा नगर है। सन 1800 ईस्वी की ऐतिहासिक घटना है। लंगड़ा पटेल नामक लोधी कान्हान पिपरी, गुहीबरा और सिहुरा इन 3 गांव के एक प्रमुख जमींदार थे। ये अपने क्षेत्र में बहुत धनी माने जाने वाले मालगुजार थे। पिपरी में इनकी बहुत बड़ी गढ़ी थी। प्रायः इनके यहाँ पार्टियों और चौसर के खिलाड़ियों का जमघट रहता था। राज्य था रघुजी भोंसले का, जो छत्रपति शिवाजी के वंशज थे। नागपुर उनकी राजधानी थी। एक बार ऐसा हुआ कि रघुजी भोंसले का कोतवाल मालगुजारी वसूल करने के लिए लंगड़ा पटेल लोधी के पास आया। उस समय उनके यहाँ एक पार्टी का आयोजन था। कोतवाल ने जब कई बार मालगुजारी देने का आग्रह किया तो लंगड़ा पटेल ने चिढ़कर उसे घंट ले जा गाली देते हुए लंगड़ा पटेल ने चिढ़कर उसे घंट ले जा गाली देते हुए भगा दिया। कोतवाल ने वापस लौटकर राजा से शिकायत की। तब राजा रघुजी भोंसले ने लंगड़ा पटेल को लिखित संदेश दिया कि हम अमुक दिन तुमसे निपटने के लिए आ रहे हैं। पटेल साहब ने चुनौती
स्वीकार करते हुए लिखा कि अवश्य आइए, हम आपका स्वागत करने को तैयार हैं। निश्चित समय पर राजा और रानी हथियारों से लैस हाथी पर सवार होकर नवाब पास और कर्नलबाग नागपुर के 2 अखाड़े साथ लेकर बाजे गाजे के साथ कानहान पिपरी आए। इधर लोधी पटेल भी कुटुंबियों और सजातियों के साथ आया। काटैया उस्ताद, कामठी और गणपत उस्ताद एरखेड़ा के 2 अखाड़े सजाकर बाजे गाजे के साथ राजा रानी का स्वागत करने के लिए हनुमान मंदिर के पास, जहां आज कान्हान पुलिस थाना है, तत्पर खड़े थे। दोनों ओर से जमघट इकट्ठा हो गया। राजा रानी हाथी पर तो क्षत्रिय लंगड़ा पटेल घोड़े पर सज धज कर जरी का दुपट्टा और कमर में तलवार बांधकर मुकाबले में आए। अखाड़े से अखाड़े भर गए। जनता यह दृश्य बड़े उत्साह से देख रही थी। पटेल ने आंखें तरेरते हुए अपना घोड़ा राजा रानी के हाथी के चारों ओर घुमाया, दौड़ाया। राजा पटेल नकी तिरछी निगाह से देखकर हाथी से उतर पड़ा। तब पटेल ने भी घोड़े से उतरकर रघु भोंसले का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और पूर्व निर्मित 1.5 किलो वजन का सोने का घंटा लिंग सोने के पानदान में रखकर उसके हाथ में थमा दिया। राजा रानी बड़े लज्जित थे। राजा ने लंगड़ा पटेल को भैया कहकर संबोधित किया और कहा कि मेरे हाथ में क्या देते हो? दानी पटेल ने तुरंत उत्तर दिया, ले बहन, मैं तेरी साड़ी चोली में अपना कान्हन नदी के किनारे वाला 52 एकड़ अंगूर, संतरे और मौसमी का बाग और रहने के लिए 12 द्वारी का बंगला दान देता हूँ। रानी ने लज्जित भाव से नतमस्तक होकर लोधी पटेल का दान स्वीकार किया। इस दान का विवरण ताम्रपात्र पर खुदवाया गया। आज भी वह ताम्रपात्र नागपुर के अजायब घर में देखने को मिलता है। इस घटना के बाद मालगुजार लंगड़ा पटेल, लोधी और राजा रघुजी भोंसले में आजीवन मित्रता बनी रही। संवाददाता श्री ब्रजलाल चंदेल, कान्हान पिपरी, नागपुर। भारत की वीर क्षत्राणियों ने अपने त्याग और बलिदान से देश का इतिहास उज्ज्वल किया। संकट की घड़ी में अपने को जीवित ही चिंताग्नि को समर्पित कर सती होकर सच्चे पतिव्रत और हिंदू धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। ऐसी ललनाओं में लोधी क्षत्रिय समाज की महिलाएं भी कभी पीछे नहीं रहीं। यहाँ मैं मुगल काल की एकमात्र उन लोधी क्षत्रिय वीरांगनाओं के उदाहरण प्रस्तुत करना अपना कर्तव्य मानता हूँ, जिन्होंने जौहर करके सतर होकर अथवा अपने बलिदान के द्वारा मुखोज्वल किया है। वीरांगना किरणवाला सन 1725 की घटना है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान था। उसका एक लोधी राजपूत मीर मुंशी था जिसका नाम था रामजी दास। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। किरण मुसलमानी संगति में फंसकर रामजी दास के इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और रामजी दास ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और उसको नया नाम मिला था अहमद अली। उसने अपनी कन्या को भी इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए समझाया, परंतु वह मना करती रही। थोड़े दिनों बाद जब कन्या किरण बालिग हुई तो उसे काजी की कचहरी में बुलाकर मुसलमान बनने के लिए दबाव डाला गया। दलील यह दी गई कि जिस समय उसका बाप मुसलमान हुआ था उस समय वह नाबालिग थी, इसलिए इस्लामी कानून के मुताबिक वह भी अपने बाप के साथ मुसलमान हो गई, लेकिन उस वक्त नहीं तो अब उसे बाकायदा इस्लाम मजहब कबूल कर लेना चाहिए। काजी की कचहरी में
वह वीर लोधी वाला निर्भय खड़ी रही। उसकी त्योरियां चढ़ी रहीं, वह क्रोधाग्नि में जलती रही। उससे अनेक प्रश्न पूछे गए। घुमा फिराकर उसके मुख से यह कहलवाना चाहा कि हाँ, वह मुसलमान हो सकती है, परंतु वह क्षत्रिय वाला तनक भी टस से मस नहीं हुई। अगले दिन अंजमने मौलाना जामा मस्जिद की अदालत बैठी। किरण पेश की गई। मुकदमे की सुनवाई हुई। सुनवाई करके फैसला सुनाया गया कि या तो किरण इस्लाम मजहब कबूल करे और नहीं तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जल्लाद तलवार लेकर खड़ा था। हुक्म हुआ कि किरण मुसलमान बनना नहीं चाहती, मरने को तैयार है। उस नवयौवना वीरांगना ने निर्भीकता पूर्वक तुरंत उत्तर दिया कि मैं मरने को तैयार हूँ, परंतु अपना हिंदू धर्म नहीं त्याग सकती। जल्लाद तलवार लेकर आगे बढ़ा। किरण ने कड़कते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी तरफ बढ़े मुझे दो तलवार, मैं स्वयं मर जाऊंगी। एक मुसलमान मेरे शरीर के हाथ से हाथ नहीं लगा सकता। किरण को तलवार तो नहीं मिली, परंतु उसने अपना सिर इतने जोर से पत्थर की दीवार पर मारा कि वह तरबूजे की तरह फट गया। रक्त का फव्वारा छूटने लगा। किरण वाला अपने धर्म पर बलिदान हो चुकी थी। वह लोधी क्षत्रिय बालिका मरकर अमर हो गई। लोधी समाज फरवरी 1976 में उद्घृत तथा लोधी राजपूत मासिक पत्र अक्टूबर 1980 में प्रकाशित डॉक्टर रामस्वरूप राजपूत के लेख से पुष्ट है। एक और सती प्रभावती लोधा, जो उत्तर प्रदेश के कालप्रिय के अंतिम हिंदू शासक श्री चंद्र लोधा उर्फ लहराया राजा को मोहम्मद शाह ने मार कर उसका सिर कटवा कर दरवाजे की नींव में दफन कर दिया था। तब उसकी रानियों ने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए कालपी के सूर्य मंदिर के प्रांगण में जौहर की चिता पर चढ़कर क्षत्रिय आन पर प्रतिष्ठा रखी थी। उनकी स्मृति में बनी शाह मठियां अभी भी वहां मौजूद हैं। बड़ी रानी प्रभावती लोधा के नाम पर सूर्य कुंड का नाम लोधा कुंड हो गया है। प्रतिवर्ष अगहन मास की पूर्णमासी को वहां सूर्य यात्रा तालाब मेला अब भी लगता है तथा लोग लोध कुंड में स्नान करते हैं। इतिहासकार इनायतुल्लाह ने आईने कालपी में श्री चंद्रलोध की 7 रानियों के सूर्य मंदिर प्रांगण में सती होने की पुष्टि की है। प्रभावती ऋतु महीनों के खंडहर प्रभावती क्षेत्र के नाम से आज भी मशहूर है। ऋतु महीनों के खंडहर प्रभावती क्षेत्र के नाम से आज भी मशहूर है। लोधी राजपूत मासिक पत्र अंक अप्रैल 1984 में ये लेख प्रतिलिपित है और अंकित है। उधर काछुई ग्राम की 22 सतियां वर्तमान मध्य प्रदेश के चंबल नदी के बीहड़ी आंचल में बसा हुआ काछुई ग्राम राज्यों के उन्मूलन में पूर्व ग्वालियर राज्य का एक अंग था। सदियों पूर्व उक्त ग्राम में केवल लोधी क्षत्रिय ही रहते थे। वे ग्राम की भूमि के स्वयं स्वामी थे और महाराजा ग्वालियर को सीधे मालगुजारी अदा करते थे। उनकी वंशज आज भी अपल संख्या में उक्त ग्राम में निवास करते हैं। मुस्लिम काल में एक बार एक ठाकुर जिसका नाम गोपी सिंह था उक्त ग्राम में आकर बस गया। ग्राम निवासियों ने उसको ससम्मान गांव में बसाया और मालगुजारी आदि वसूल करने
तथा राजकोष में जमा करने का काम सौंप दिया। शनै शनै ठाकुर महाशय ने राज्य कर्मचारियों से अपना संबंध स्थापित कर ग्राम की जमींदारी अपने नाम करवा ली। प्रभुता पाए कहे ताहे मद नाही के फलस्वरूप वह ग्रामवासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करने लगा। जब स्थिति असहनीय हो गई तो स्वतंत्रता प्रिय काछोई ग्राम निवासियों और ठाकुर गोपी सिंह के मध्य भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें गोपी सिंह और उसके समस्त पुत्र मारे गए। इस समाचार से काछोई ग्राम के निकटवर्ती ग्रामों के ठाकुर परिवारों में रोष छा गया और उन्होंने संगठित होकर काछोई ग्राम पर धावा बोल दिया। भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें दोनों ओर से अनेक जाने गई। काछोई ग्राम के 22 लोधी राजपूत लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी स्त्रियों ने वीर छत्राणियों का अनुकरण कर अपने पतियों के शवों के साथ अपने को चिता की अग्नि में जीवित ही जला दिया। वे सब सती हो गईं। यह है इस लोधी जात की ललनाओं की अद्वितीय जौहर का एक ऐतिहासिक उदाहरण, जिन्होंने अपने प्रिय ग्राम की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राण आहुति देने वाले अपने पतियों के साथ अपने को अग्नि के सुपुर्द कर दिया। अब भी काछोई ग्राम में स्थानांतरित बुधरैया गोत्र के अनेक लोधी परिवार पीपरीपुर, बिरहीपुर, धर्मपुर अनेक ग्रामों में निवास करते हैं। लोधी राजपूत विशेषांक पृष्ठ 111 में यह अंकित है। ये इस प्रकार से हमारा लोधी समाज गौरवान्वित हमें आज करता है कि हमारे समाज के जो भी ऐतिहासिक वीर वीरांगनाओं का इतिहास रहा है, आज हम जब उनके इतिहास पर नज़र डालते हैं तो हमें गर्व होता है। इसी प्रकार विद्युत लता का बलिदान है। बहुत पहले की घटना है, मुस्लिम काल की ही एक और ऐसी घटना है। विद्युत लता का जन्म चित्तौड़गढ़ के एक लोधी सरदार के यहाँ हुआ और इसने पालिता पुत्री जब बड़ी हुई तो उसने शिक्षा के साथ साथ घोड़े की सवारी, तीरंदाजी, तलवार चलाने आदि में दक्षता प्राप्त कर ली, क्योंकि उन दिनों मुसलमानी आक्रमणों का सामना करने के लिए हर वीर वीरांगनाओं को युद्ध के लिए तत्पर रहना पड़ता था। किशोरावस्था आने पर विद्युत लता के रूप में सौंदर्य की चर्चा समस्त क्षेत्रों में फैल गई। अंत में चित्तौड़ राज्य के ही समर सिंह नामक एक नवयुवक सैनिक के साथ उनका विवाह संबंध लगभग निश्चित हो गया। अकस्मात अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। उस समय 1303 ईस्वी में ऐसे संकट की घड़ी में प्रेम के दीवाने समर सिंह ने बजाय चित्तौड़ की स्वतंत्रता के लिए अलाउद्दीन का आक्रमण रोकने के लिए यह आशंका व्यक्त करते हुए कि कहीं इस युद्ध में मारा ना जाए, विद्युत लता के सामने प्रस्ताव किया कि वे दोनों एकांत बासर हो जाएं। समर सिंह के ये शब्द विद्युत लता के हृदय में वज्र के समान लगे। उसने इस संकट काल में अपना कर्तव्य पालन करने के लिए समर सिंह ने युद्ध में वीरगति को समर सिंह के ये शब्द विद्युत लता के हृदय में वज्र के समान लगे। उसने इस संकट काल में अपना कर्तव्य पालन करने के लिए समर सिंह से सहयोग मांगा तथा समर सिंह ने युद्ध में वीरगति पाने के बजाय शारीरिक प्रेम को अधिक महत्व दिया। इस समय विद्युत लता की वीरवाणी फूट पड़ी। पहले आप मातृभूमि की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए एक बार योद्धा की भांति युद्ध में विजय प्राप्त करके देशभक्ति का परिचय दीजिए, तत्पश्चात ही आप मुझे वरण कर सकते हैं, ऐसा विद्युत लता ने समर सिंह से कहा। यदि आप दुर्भाग्यवश रणभूमि से लौटकर ना आ सके तो मैं भी एक वीर छत्राणी की भांति आपका आगमन सुन
मातृभूमि के लिए, आपका अनुगमन सुन मातृभूमि के लिए अपनी बलि चढ़ा दूंगी। दो सच्चे हृदय यहाँ नहीं तो स्वर्ग में अवश्य मिलेंगे। प्रेमोन्मत्त समर सिंह ने विद्युत लता को प्राप्त करने के लिए दूसरा मार्ग अपनाया। वह देशद्रोही अलाउद्दीन की सेना में जा मिला। उसने चित्तौड़ के सारे गुप्त भेद बताए। फलस्वरूप चित्तौड़ का राज्य पराजय मिली। समर सिंह ने अलाउद्दीन के सैनिकों के साथ नगर में प्रवेश कर विद्युत लता से भेंट की। विद्युत लता को समझते देर नहीं लगी। उसने क्रोधित होकर समर सिंह को फटकारते हुए कहा, तुम नीच कायर, देशद्रोही, धर्मद्रोही और कुल कलंकी हो। तुमने अपनी मातृभूमि के प्रति विश्वासघात किया है, जिसके कारण चित्तौड़ की यह दुर्दशा हुई है। ये कामांध पुरुष, तुम्हारी अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। दूसरी ओर विद्युत लता ने अपने पर मुग्ध होकर ही इस युवक ने यह नीच कर्म किया। धिक्कार है ऐसे सौंदर्य को। फिर चित्तौड़ की ओर मुड़कर विद्युत लता बोली, ए माता माही, मैं अपराधिनी हूँ, मैं ही मूल कारण हूँ इस विनाशमयी लीला का। मैं ही कारण हूँ, मैं ही प्रायश्चित करती हूँ। तुम्ही से मैं उत्पन्न हुई, तुम्ही में मैं अब मिलना चाहती हूँ। मुझे अपनी गोद में स्थान दो। इतना कहकर देशभक्ता विद्युत लता ने अपने हृदय में कटार भोंक ली और सर्वदा के लिए अपनी प्रिय मातृभूमि की गोद में सो गई। देश हित उसके लिए सर्वोपरि था। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए विद्युत लता का बलिदान लोधी समाज के लिए एक गौरव की बात है। सभार लोधी क्षत्रिय बृहद इतिहास। इस प्रकार से हमें अपने इतिहास से अनेक गौरव पढ़ने को मिलते हैं, जिनसे हमें बहुत ताकत मिलती है। अतः सभी भाई बहन इस इतिहास को जरूर सुने और सभी को सुनवाएं, क्योंकि इतिहास का जानना बहुत आवश्यक है। अगर हमें इतिहास के बारे में मालूमात नहीं है तो हमें हीन भावना का शिकार होना पड़ता है। इसलिए मेरे भाइयों, इतिहास को जरूर पढ़ें और जरूर सुनें। और आपसे हमारा निवेदन है कि हम आपके लिए YouTube चैनल के जरिए ये गौरवपूर्ण इतिहास आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। हम अपना समय पढ़ने के लिए नहीं निकाल पाते हैं, तो सुनने के लिए तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जब हम भोजन कर रहे होते हैं तब हमारे पास थोड़ा समय होता है 10-20 मिनट। नहा रहे होते हैं तब हमारे पास समय होता है 10-20 मिनट का। तो उस वक्त YouTube चैनल पर जाकर के केसी राजपूत नाम टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आगे का इतिहास जो हमें गौरवान्वित करता है आपको सुनने को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय अवंती बाई।